आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं आपको जन्मदिन के अवसर पर अपनी बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो हेल्थ है और जो आपका एनर्जी लेवल है वो इसी तरीके से बना रहे, जिससे आप भारतवर्ष के लिए जो आपने एक महान कार्य, एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो चेंज लेकर आप भारत में आए 11 सालों में, वो इसी तरीके से आपको भारतवर्ष के लिए और ज़्यादा प्रगति और उन्नति करने के लिए आप अग्रसर करते रहें और आपका मार्गदर्शन इसी तरीके से मिलता रहे। नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री भारत के, मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहता हूं कि मैं क्यों समझता हूं कि आपने जो भारतवर्ष की सेवा की है वो एक ऐसे कर्मठ नेता के रूप में, एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में, एक ऐसे कूटनीतिज्ञ के रूप में, एक आप ऐसे वॉरियर के रूप में, आप एक ऐसे जनमानस के प्रतिनिधि होने के रूप में जो आपने सेवाएं दी हैं और जिस तरीके से आपने भारतवर्ष का जो मार्गदर्शन किया है, जिस तरीके से जो गवर्नेंस मॉडल दिया है, करप्शन फ्री गवर्नेंस मॉडल, वो एक अद्भुत है। पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। और मेरा मानना तो ये है कि यदि मैं एक एनालिसिस करूं एक पूरे मिलेनियम के राज की, तो मैं मानता हूं कि भारतवर्ष को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेतृत्व आपके रूप में मिला है, जिसने जो हमारी कमी 1000 सालों में थी, एक तरीके से उनको फिर से दूर करते हुए और भारतवर्ष को उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार, भारतवर्ष को उसको सिविलाइजेशनल वैल्यू एसेट के रूप, और जो भारतवर्ष की प्रेरणा है, जो भारतवर्ष का आत्मसम्मान है, जो भारतवर्ष के संस्कार हैं, जो भारतवर्ष की एक सिविलाइजेशनल नेशन होने के कारण जो हमारी पहचान थी, उसको फिर से रिवाइव किया है और उसकी चेतना को आपने आत्मभूत किया है और उसी चेतना को आपने कोशिश करी है कि हर जनमानस में, हर एक मनुष्य के अंदर, आपने भारतवासियों के अंदर उसको जागृत किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारतवर्ष को आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद में कोई भी लीडर, कोई भी प्रधानमंत्री इस तरीके से नहीं कर पाया है। तो पहली सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं मानता हूं कि भारतवर्ष को एक कॉलोनियल माइंडसेट से, भारतवर्ष को एक गुलामियता की मानसिकता से आपने बाहर निकाला है और उस बाहर निकालने के साथ साथ जिस तरीके से आपने उनको मोटिवेट किया है, जिस तरीके से आपने यूथ को इंस्पायर किया है, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी मैं मानता हूं कि आपने एक देश जो बहुत ही गहरी नींद सोया हुआ था उसको जगाने का काम आपने किया है और जगाने के बाद में आपने उसको एक रोड मैप, एक गवर्नेंस मॉडल में इस तरफ ढाल दिया है कि आज सिर्फ 11 सालों के अंदर, एक छोटे से समय के अंदर, आपने जिस तरीके से अपनी टीम इंडिया को जो एक लीडरशिप दी है, जो आपने गवर्नेंस मॉडल दिया है और सभी को अपने साथ लेकर जो आपने आगे बढ़ाया है और हर एक क्षेत्र में जो आज भारतवर्ष ने प्रगति की है, उसका श्रेय आपको जाता है। देखिए, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था आपके ऊपर, आपका जो समय था गुजरात में मुख्यमंत्री के समय में और फिर जब आप प्रधानमंत्री हुए 2014 में, तो मैंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग। और ये किताब जो है वो मई 2017 में प्रकाशित हुई। एक प्रतिलिपि मैंने आपको भेजा, लेकिन तभी मैंने मान लिया था और घोषित कर दिया था, जो सब टाइटल है मेरी बुक का वो है लीडर
changes the destiny of a nation। क्योंकि मुझे पता था कि आपकी बारे में रिसर्च करने में जो मुझे पता चला, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि भारतवर्ष में आपने जिस तरीके से एक युवा, जैसे ही आपने अपने जीवन में एक तरीके से आपने पदार्पण किया, तो जिस तरीके से आपने सभी चीज़ों को देखा, उनको एक्सपीरियंस किया, आप हिमालय में भी गए, आप सन्यासी भी बने, फिर आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चुना, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सभी तरह के जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिली, वो आपने बहुत ही उनको अधिभूत किया। और जिस तरीके से आपने, जो मैं मानता हूँ आपका जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आपने जनमानस को भारत के हर एक प्रांत में ही नहीं, भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, बल्कि भारत की हर एक ताल्लुका और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में आपने भ्रमण किया। और वहाँ पर आपने जिस जिस जगह पे जिस तरीके से रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा एक जो है, एक वो मनुष्य करता है जिसको पता है कि मुझे अपने भारतवर्ष के लिए क्या करना है। तो आपका कमिटमेंट एक यूथ, आपका कमिटमेंट एक टीनेजर के एकदम बाद में जैसे ही आपने पदार्पण किया और एक आप कर्मठ यूथ बने, तो आपका ये एक जो सोच थी उसको और मजबूत करने के लिए और राष्ट्र सेवा में समर्पित करने के लिए जो आपने भ्रमण शुरू किया, जहाँ पे महर्षि, हमारे साधु संत, जो हमारे आचार्य और सब लोग जो हैं हिमालय में और जगह जगह जो है ना, सिर्फ उन्हीं का आशीर्वाद या उन्हीं से शिक्षा नहीं ली और वहाँ पर भ्रमण किया, पर पूरे भारतवर्ष का आपने ज्ञान किया। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के माध्यम से आपको जो पूरे विश्व में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिली, वो कुछ ही लोगों को पता है कि आपने किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा के साथ मिलकर न कि सिर्फ भारतवर्ष में विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में आप भ्रमण कर चुके थे, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही। तो आपको पता था कि विश्व का मानव कल्याण के लिए क्या सोचना है, किस तरह की गवर्नेंस मैक्सिमम नेशंस के अंदर है, रीजनल्स के अंदर है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर है, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपने आत्मसात किया वो था कि भारतवर्ष के हर एक क्षेत्र में क्या क्या जनमानस को प्रॉब्लम है, किस तरीके से वहाँ पर गरीबी है, किस तरीके से लास्ट माइल पर जो है ना लोग प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। भारतवर्ष को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में जहाँ पर पहुँचना था, वहाँ पर भारतवर्ष क्यों नहीं पहुँचा है, हमारी राजनीतिक जो नेतृत्व रहे हैं उसमें क्या कमी है, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, कैसे सब लोगों को साथ में ले जाकर चल सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको पूर्णतया एक तरीके से पता था कि प्रधानमंत्री बनने से पहले कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपका टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और किस तरीके से आप मार्गदर्शन करेंगे। जबकि कुछ लोगों का सोचना था, काफ़ी लोगों ने कहा, चाहे सलमान खुर्शीद हो, मणिशंकर अय्यर हो या कांग्रेस के लोग हों, जिन्होंने कहा हो कि मोदी जी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो यहाँ पर कैसे सरवाइव करेंगे, किस तरीके से मार्गदर्शन करेंगे। और यहाँ तक कहा गया कि ताल कटोरा स्टेडियम के सामने उनको जो है ना चाय की दुकान की जगह देते हैं, ये मणिशंकर अय्यर ने कहा था। तो किस तरीके से घमंडी लोग, किस तरीके से एक डायनेस्ट फैमिलीज भारतवर्ष में वो स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में राज करती रही हैं। तो आपने अपनी चुनौती को परखा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला जो काम था आपका कि एक राजनीतिक होने के साथ साथ जो आपका एक विजन था भारतवर्ष को लिए, इसके कैसे आगे इसको लेके जाना है, वो आपका विजन, ग्रैंड विजन भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आपका बहुत ही क्लियर था। तो इसीलिए मैंने लिखा था, ए लीडर चेंजेस द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। 2017 में, जबकि मेरा आर्टिकल 2016 भी आ गया था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी
मैं आज आपको ये समर्पित कर रहा हूं एक एनालिसिस जो किसी भी तरीके से मेरे दिमाग के अंदर जो घुसी है वो रिसर्च करने के बाद में, और मैंने देखा है कि प्रोग्रेस को किस तरीके से। तो आपने जब भारतवर्ष की कमान थामी और अपनी टीम को आपने चुना, जो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम, चाहे वो मोदी 1.0 में रही हो, मोदी 2.0 में, और अब आपकी जो टीम इंडिया है वो मोदी 3.0 में, और आगे भी रहेगी मोदी 4.0 में, तो उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से चुना और वो सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आपका जो एक विजन था और जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा पराक्रम आपके साथ में आया, उनको मैं चुनता हूं एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए मिलेनियम, जो आपके साथ में आई। एक तो भारतवर्ष को एक लीडर मिला जिसका विजन भारतवर्ष को कहां से कहां पर लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है, क्या क्या चेंजेस लानी है, किस तरीके से सबका मार्गदर्शन करना है और सबको साथ में लेकर चलना है। तो संगठित तरीके से चलना है और बहुत ही पेशेंस के साथ में चलना है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका था कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपको राजनीतिक क्षेत्र से बाहर भेजने वाले कितने लोग थे, कितने आक्षेप आपके ऊपर लगे, आपका पासपोर्ट तक बाहर के कंट्रीज के लिए जो है ना वो कंपाउंड हुआ, और किस तरीके से आप पे गालियों की बौछार हुई। शायद आप ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको पिछले 24 सालों में सबसे ज्यादा, 24-25 सालों में सबसे ज्यादा गालियां झेलनी पड़ी हैं। लेकिन मैं वहीं पे आता हूं कि आपने जैसे ही भारत को टेक ओवर किया तो भारतवर्ष को तो एक युग पुरुष, भारतवर्ष को एक ऐसा लीडर, द लीडर ऑफ मिलेनियम मिल चुका था। और ये मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था कि ये लीडर किस तरीके से आगे ले जाएगा। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड होने वाला है, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे भारतवर्ष में मुझे क्या करना है। और आपका जो कमिटमेंट और जो डेडिकेशन है वो मेरे ख्याल से कभी भी, शायद कुछ राजाओं महाराजाओं का अपने प्रजा के प्रति रहा होगा, लेकिन आपका जो कमिटमेंट और जो डेडिकेशन और 24/7, यदि मैं कहूँ शायद ही एक पल सोच का भी वो आप अपने लिए या अपनी फैमिली के बारे में आपने कभी नहीं सोचा है। अनवरत आपने एक ही काम किया है कि मैं अपने भारतवर्ष को और 140 करोड़ भारतवासियों को कैसे मैं आगे लेके जाऊं, जिससे मेरा भारतवर्ष एक विकसित भारत बने, एक सेल्फ रिलायंट नेशन बने, और वो किस तरीके से पूरे विश्व में फिर से जो है ना एक विश्व गुरु बने, वासुदेव कुटुंब की परंपरा को आगे लेके चले। और आपने G20 में कहा भी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो इस तरीके से आपने मार्गदर्शन। लेकिन अब मैं आता हूं एक क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए कि आपको पता था कि किस तरीके से करप्शन ने एक टर्माइट की तरीके से भारतवर्ष की जड़ों को बिल्कुल खोखला कर दिया है, उनको खा लिया है। तो आपको पता था कि भारतवर्ष में किस तरीके से फेक करेंसी का सर्कुलेशन है। आपको जैसे ही पता चला प्रधानमंत्री होने के बाद में कि किस तरीके से करप्शन मनी, द फेक करेंसी, वो नक्सलाइट ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, वो टेररिस्ट ऑपरेशन को किस तरीके से फंडिंग होती है, या ड्रग का जो माफिया है, ये सब चीज़ों का होने के साथ साथ आपने सबसे बड़ा जो एक स्टेप लिया जिसको मैं मानता हूँ वो था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन ने जो हमारी आर्थिक व्यवस्था एक तरह से कोलैप्स होने वाली थी, और आम आदमी को भारतवर्ष को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि डीमोनेटाइजेशन में जो उनको प्रॉब्लम हुई, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा, डेफिनेटली वो उन्होंने फेस किया, लेकिन फिर भी वो आपके साथ खड़े रहे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि फेक करेंसी किस तरीके से भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था को पूर्णतः कोलैप्स कर सकती है। तो आपका एक डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल, और जो आपके व्यक्तिगत रिस्क लेने की एपेटाइट को और आपकी कैपेसिटी को दर्शाता है कि आपके डिसीजन वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं हो सकती कि वो भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाए।
आपने देखा था कि किस तरीके से जो कांग्रेस का रिजीम एक तरीके से डायनेस्ट फैमिली ने चलाया है, उसने कितने बड़े नुकसान भारतवर्ष को किए हैं। और वो इस कगार पर 2004 से जो 2014 की जो गवर्नमेंट चली है, उसमें आपको ज्ञान था कि किस तरीके से उन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था को आज यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उस पे वो किसी भी टाइम हमारी बैंकिंग व्यवस्था और जो हमारी करेंसी है वो एक तरीके से कोलैप्स कर सकती है। तो आपने डीमोनेटाइजेशन, जो मैं दूसरा आपका बहुत ही ऐतिहासिक जो मैं कदम मानता हूं, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप था, वो था आपका आईबीसी को लाना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। आपको पता चला कि यूपीए 2 के अंदर, इवन यूपीए 1 से ही शुरू हो गया था, 2014 आपके स्वेरिंग सेरेमनी से पहले तक भारतवर्ष में टेलीफोन के ऊपर जो टॉप मोस्ट लीडरशिप थी कांग्रेस की, जो हमारे मोहन बाबा थे, मनमोहन सिंह जी, वो किस तरीके से किसके अंडर में, जो एक सुपर प्राइम मिनिस्टर थी उसके अंडर में किस तरीके से टेलीफोन पर लोन कॉर्पोरेट को दिए गए विदाउट एनी एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, कोई भी फॉरेंसिक ऑडिट बगैर करे हुए बगैर, और उसको फॉर ग्रीडिंग ऑफ फंड्स। तो ये आपको पता था। और मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जो है ना अपनी बुक में लिखा, पहले तो लिखा व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ भारत ऑफ ए मिलेनियम, जिसमें आपकी लीडरशिप का कॉम्बिनेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है भारतवर्ष का। तो इसको रियलाइज करते हुए आपने देखा कि यूपीए 2 और यूपीए 1 में भी जो कॉरपोरेट को लोन दिया गया वो शायद था 33.4 लाख करोड़ का लोन विदाउट एनी अकाउंटिंग, विदाउट एनी फॉरेंसिक ऑडिट कॉरपोरेट को दिया गया था, जो सारा का सारा आपके समय में वो एनपीए, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स के रूप में हुआ। और जो भारतवर्ष पर इतना बड़ा भार उसका आपको पड़ा, आपने उसमें कोई भी वाइट पेपर बगैर लाए हुए या पूरे विश्व को इसका पता चले किस तरीके से आपने जो है ना एक तरीके से बहुत बड़ा रिस्क लेकर और एक आक्षेप ना लगाते हुए देश को आगे बढ़ाया, और जिस तरीके से आपने फिर से बैंकिंग सिस्टम को आपने अलाइव किया, सुगठित किया, उनको किस तरीके से फिर प्रॉफिट मेकिंग बनाया, ये एक मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा महान कार्य था। एक इसमें विजन बिल्कुल क्लियर था, आपकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। चाहे उसमें हमें जो है ना करीब 16 लाख करोड़ रुपए वो राइट ऑफ करने हो, लेकिन उसमें भी रिकवरी का काम चल रहा है, और सारी कंपनी जिन्होंने लोन लिया वो अकाउंटेबल हुई हैं, और लोगों में एक धारणा हुई है कि एक रिटेलिएटरी माइंडसेट में न जाकर किस तरीके से व्यवस्था में और आम आदमी में फ्लैटन ना करने की जगह जो है ना आप देश को कैसे आगे ले जाएं। तो ये आपका बहुत बड़ा जो है ना महान कार्य था, डीमोनेटाइजेशन, और उसके बाद में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तीसरा मैं मानता हूं कि जीएसटी, जिस तरीके से ना आपने देश को एकदम से 2015-2016 में ही एक ये जीएसटी को लाकर जो है वो हमारी जो एक टैक्स की व्यवस्था थी, जहां पर 30-35 डिफरेंट टाइप के टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा थे, तो उन सबको दूर कर कर वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत 4 स्लैब जीएसटी की आई। और अभी एक वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चीज थी जिसमें जीएसटी ने बहुत बड़ा योगदान जो है ना हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम किया है। तो वो आपने किया और उसमें उनको आगे बढ़ाया, और जब बैंकिंग व्यवस्था हमारी ठीक हुई तो उनकी प्रॉफिट मेकिंग होने लगी। उनका जो निवारण था आरबीआई की तरफ, उसमें उनका ज़्यादा पैसा उसमें उन्होंने डालना शुरू किया अपनी बचत से, और उससे पैसा जो है ना वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को वापस मिला। इसी तरीके से इसके साथ साथ आपने जो एक गवर्नेंस मॉडल चेंज किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेट कंपनीज में किया, और जिस तरीके से पीएसयूज को, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग को, एक गवर्नेंस मॉडल बहुत ही इफेक्टिव और अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल जिस तरीके से वहाँ के
जो है गवर्नेंस मॉडल को चेंज हुआ, तो पीएसयू आज हमारे सारे महारत्न और सारे पीएसयूज किस तरीके से वो भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में, भारतवर्ष को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से वो भारत की आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, ये सराहनीय है। तो ये बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आप लेकर आए। अब आपने सबसे बड़ा जो काम किया वो राम टेम्पल, जो हमारी एक सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम, जो हमारी आस्था, हमारे धर्म, राष्ट्र धर्म का जो चीजें हैं, जिससे हमारा देश एक तरीके से चेतना से परिपूर्ण एक लाइव नेशन है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा एक तरीके से हमारा आदर्श है और हमारे जो संस्कार हैं, जो हजारों या लाखों साल से चले आ रहे हैं, जो हमारे वेद, जो हमारे उपनिषद, जो हमारे पुराण या और ग्रंथ, या हमारे जो महर्षि मुनि आचार्य साधु संत जो सब ने ज्ञान दिया, उन सबको आगे बढ़ाते हुए एक ये बहुत ही हमारे धर्म के आस्था का विषय था कि फिर से रामलला अपनी जगह विराजमान हुए और हमारी जो 500 साल से चली हुई फाइट थी उसका किया। इसी तरीके से जो मंदिरों का जो है ना वो एक दोबारा से जो उनका रेनोवेशन कार्य हुआ, चाहे वो सोमनाथ में हो, काशी विश्वनाथ में हो, अयोध्या में हो, मथुरा में हो, तो इस तरीके से जगह जगह जो है ना जो एक ये कार्य चला है, तो इससे भारतवर्ष के जो सनातनी हैं उन सभी में एक चेतना का निवास आया है। पूरे विश्व में जिस तरीके से आपने योगा डे 21 जून को जो है ना वो यूएनओ से घोषित कराया, आज कितने देश जो है ना वो योगा को फॉलो कर रहे हैं, तो इन सभी का एक भारत नेशन एज ए सॉफ्ट पावर और भारतवर्ष एक आधुनिक देश की ही तरह से आगे बढ़ते हुए नहीं, लेकिन अपना जो सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम का जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ है, जिसको हम भूल गए थे, उस शक्ति को साथ साथ लेकर जिस तरीके से एडेप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज को आपने आगे बढ़ाया है, मार्गदर्शन किया है, सराहनीय योग्य है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी बुक में जब इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग 2017 में प्रकाशित की थी, इसमें यही लिखा था, ए लीडर चेंजेस द डेस्टिनी ऑफ नेशन एंड भारत इज हैविंग द opportunity of millennium as a combo of a leadership after 1,000 years and demographic dividend of our agile youth, skilled youth is with you to take this nation forward to make it a self-reliant definitely by 2034 and it will be a Viksit Bharat by 2047। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे पता था कि जो आपने ये कार्य किए, तो 2018 में ही मैंने अपनी एक दूसरी बुक प्रकाशित की जिसका नाम था, ये अभी ये बुक नहीं है तो मैं कवर पेज दिखा रहा हूं, इंडिया $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035 to 40। आपने की जो आर्थिक नीति थी, आपने जिस तरीके से हमारी आर्थिक व्यवस्था को, इकोनॉमी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक जो परिभूत किया है, उसमें जो ये जो चीज़ें जो अभी मैंने गिनवाई हैं, जो आपने बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटरी वर्क बैंकिंग सिस्टम और आर्थिक व्यवस्था के लिए किया, तो उससे जो हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ हुई, तो मुझे पूर्णतः विश्वास था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो प्लंज लेगी। वो एक तरीके से कुछ दिन बाद जो है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट में आएगी, और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होगा ये मैं आगे डिस्कशन करूंगा। लेकिन जिस तरीके से आपने आर्थिक व्यवस्था को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसको आगे लाकर आगे बढ़ाया, तो मैं निश्चित था और भारतवर्ष भी निश्चित था, सारे भारतवासी, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस ऑल नेशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे वर कॉन्फिडेंट कि भारत की इकोनॉमी जो है ना वो तेज गति से आगे बढ़ी है और वो प्रूव होगी कि जिस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है ना वो 5 मोस्ट फ्रजाइल नेशंस इकोनॉमी में आती थी 2013-2014 में जब आपने टेक ओवर किया, किस तरीके से भारतवर्ष की इकोनॉमी आज
2024 में ही जो है ना वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है, और पिछले 7-8 साल से वी आर द फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ये सब जो कार्य हैं ये उन सभी का कठिन परिश्रम का, और जो टीम इंडिया और आपने जो है ना एक तरीके से भारतवर्ष को, और जिस तरीके से भारतवर्ष के सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी एज के लोगों को आपने जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, ये गवर्नेंस मॉडल जो आपने भारतवर्ष को दिया है, करप्शन रहित जो गवर्नेंस मॉडल दिया है, तो मुझे पता था कि भारतवर्ष इस तरफ बढ़ेगा कि 20 ट्रिलियन इकोनॉमी वो 2035 और 2040 के बीच में ही हो जाएगी। मुझे पूर्णतः विश्वास था। अब इसके बाद में और भी साहसिक कार्य है, जैसे 370 आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर से हटाना, और किस तरीके से जम्मू कश्मीर जो भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग था, वहां से दूसरा फ्लैग हटा, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हटा, और वो एक मेन स्ट्रीम का पार्ट बने, और किस तरीके से वहां पे विकास का कार्य चल रहा है, किस तरीके से पर्यटन का बढ़ावा हो रहा है, किस तरीके से बाहर से आकर जम्मू कश्मीर में लाखों करोड़ जो हैं वो पैसे जो है ना वहाँ पर निवेश हो रहा है, और वहाँ के जो मूल निवासी हैं उसके साथ साथ और जो वहाँ पर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जिस तरीके से बढ़ रही है, वो सराहनीय कदम है। अब ये सोचना है कि ये चीजें तो एक गवर्नेंस मॉडल दिया आपने, एक राजनीतिक मॉडल दिया, उसी का कारण था कि जिस तरीके से आपने बदला लेने की भावना ना सोचते, दूसरों को नीचा ना गिराते हुए, जिस तरीके से आप गाली खाते हुए सारी की सारी घृणा जो अपोजिशन के लीडर हैं, ये एक डायनेस्ट जो आपके खिलाफ जो है ना एक तरीके से वर्बल डायरिया में इन्वॉल्व रहे, उन्होंने भारतवर्ष में, भारतवर्ष के अंदर ही नहीं पर भारतवर्ष के बाहर जाकर भी देश के खिलाफ बोला, देश की संस्थाओं के खिलाफ बोला, लेकिन आपका एक ही निश्चय था कि इन सबको एक तरफ रखते हुए आप जो है ना मार्गदर्शन करते हुए रहें, और आप उसमें आगे बढ़ते रहें कि किस तरीके से भारतवर्ष को सुदृढ़ करना है। अब मैं आता हूँ बहुत, और जो अनप्रेसिडेंटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स आप लेकर, वो स्वच्छ भारत था जिसने भारतवर्ष की एक तरीके से कायाकल्प की है। आज सिटीज, हमारे RWAs, उस सब जगह फर्क पड़ा है, म्यूनिसिपलिटीज में फर्क पड़ा है, हमारी जो हाईवेज हैं, हमारे जो सिटीज हैं आउटस्कर्ट से, वो दिल्ली से लेकर यदि मैं गांव तक जब पहुंचता हूं तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, और उसका प्रभाव हमारी डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ी है, हमारी हेल्थ अच्छी हुई है, तो ये बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क था। फिर आप जो एक मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस लेके आए, जिसकी शुरुआत हुई और बाद में उसने आपने PLI स्कीम को जोड़ा, फिर मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ा, और फिर मैन्युफैक्चरिंग बाहर से IPR लेके, लेकिन अब आपने जो है ना PLI और बहुत ही ज़्यादा पैसा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने दिया है, और हर एक टेक्नोलॉजी मिशन को जो आपने पैसा दिया है, उन सभी से, और जिस तरीके से भारतवर्ष ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, करीब करीब जो है ना 1100 बिलियन US डॉलर्स का जो आपने 5-6 सालों में जो किया है, जिस तरीके से रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, एयर नेटवर्क, इन सभी को आगे जो बढ़ाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल ड्राइव हैं आपके, जिन्होंने ये निश्चित किया कि भारतवर्ष डेफिनेटली अब एक कंपाउंडिंग इफेक्ट में जाएगा। उसके साथ साथ आपने जैसे करीब 55 करोड़ लोगों को, 550 मिलियन लोगों को जिस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था के साथ जोड़ा, जिनके पास में बैंकिंग अकाउंट नहीं थे, आज उन बैंक अकाउंट में जो लास्ट माइल के लोग उसके साथ आकर जुड़े, उसमें करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है ना वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में है। उसी से उनको एक कॉन्फिडेंस आया, और फिर वहाँ आपने जो कोलेटरल फ्री एक मुद्रा स्कीम जो है ना उनके लिए लेके आए, तो उनको किस तरीके से आपने एंटरप्रेन्योर बनाया, जो छोटे छोटे लोग थे जिन्होंने 5,000, 10,000, 15, 50,000, लाख, और अब तो एक उनका डिजिटल ट्रेल बन गया है, किस तरीके से आपने उनको एम्पावर किया, किस तरीके से महिला एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया, किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आया। फिर आप लेकर आए कि सभी जगह टॉयलेट होने चाहिए, तो करीब 120 मिलियन टॉयलेट्स प्रोवाइड करे गए, जो लास्ट माइल पर, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन जिनको बोलते थे, उनको वो टॉयलेट जो है ना प्रदान किए। उनके घर में, हर एक के घर में बिजली पहुंचाई गई और सभी को जल, नल से जल की व्यवस्था जो है ना करी गई, गांव तक आज जो है ना उनको दी जा रही है। और जिस तरीके से करीब 110 करोड़ या 110 मिलियन घरों में जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर फ्री गया, जिस तरीके से 4 करोड़ या 40 मिलियन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिला है, तो इन सभी से क्या हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग थे, जो एक बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से, उस किस तरीके से आपने जो है ना वो करीब 25 से 27 करोड़ लोगों को, 250 to 207 मिलियन पीपल को किस तरीके से पॉवर्टी से उठाकर आपने नियो मिडिल क्लास में ले गए। इसकी सराहना आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ब्रिक्स बैंक हो, या हमारे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, इन सभी ने इस कार्य की भारतवर्ष की ऐसी प्रशंसा की है कि ये कभी भी कहीं पर भी इस भूभाग में कभी ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क नहीं हुए हैं इस तरीके से भारतवर्ष में किया गया। अब उसके बाद एक और चमत्कार भारतवर्ष में आया कि जिस तरीके से यूपीआई ने डिजिटल इरा में, जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारतवर्ष में हुई है, जिस तरीके से डिजिटल डिवाइड को बिल्कुल ओवरकम किया है, जिस तरीके से आज 120 करोड़ स्मार्ट मोबाइल सेट भारतवासियों के हाथ में है, ये काम टोटली ट्रांसफॉर्मेटिव एट अ वर्ल्ड स्केल। आज भारतवर्ष में जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन है, उन्होंने वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों को मिलाकर आगे करी है। हमारी एक दिन की जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, उसमें यूएसए, चाइना और यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा हम डिजिटल ट्रांजैक्शन पर डे कर रहे हैं। तो ये जो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये बहुत ही महान कार्य था। इसके साथ साथ एक और महान कार्य जुड़ा, वो था स्टार्टअप। भारतवर्ष आज सेकंड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और उसका महत्वपूर्ण प्रभाव भारतवर्ष की इकोनॉमी पे ये पड़ा है। करीब 110-120 लोग जो है वो यूनिकॉर्न बना चुके हैं और भारतवर्ष सिर्फ सर्विसेज के क्षेत्र में नहीं स्टार्टअप बना रहा, लेकिन अब डीप टेक, एआई के अंदर, क्वांटम के अंदर, ड्रोन्स के अंदर, यूएवी के लिए अंडर वाटर अनमैन्ड सिस्टम, सी बेड एक्सप्लोरेशंस, स्पेस, आउटर स्पेस, modern technologies, nano electronics, semiconductor designing, manufacturing, fabrication, assembly lines, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। मर्चेंट नेवी के बड़े बड़े वैसल्स बनाने के लिए जो है ना, जिस तरीके से 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है, जिस तरीके से अनुसंधान, रिसर्च और इनोवेशन के लिए भारतवर्ष ने अपने पेटेंट फाइलिंग को बढ़ाया है, और जिस तरीके से 50,000 करोड़ रुपया एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को दिया गया है। उससे पहले लास्ट ईयर के जो बजट है उसमें 1 लाख करोड़ का जो प्रोविजन किया गया है रिसर्च और उसके लिए। इससे हमारा जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ही इम्प्रूव नहीं हुआ है, बल्कि एक चमत्कारी प्रभाव आया है कि आज प्राइवेट कंपनीज में यहाँ पर रिसर्च का काम शुरू हो गया है। और किस तरीके से इंटीग्रेटेड वे में हमारे जो पीएसयूज हैं, हमारा जो डीआरडीओ है और जो हमारे प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या हमारा स्टार्टअप है नए नए, वो किस तरीके से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसका पूरा प्रभाव भारतवर्ष का जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग का प्रभाव हो, अभी पूरे विश्व ने देखा है कि ऑप सिंदूर के अंतर्गत टोटली इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करते हुए जो हमारे मिसाइल सिस्टम्स थे, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स थे, काइनेटिक सिस्टम्स थे, और हमारी जो एक तरीके से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स थे, किस तरीके से उन्होंने कार्य करा, किस तरीके से पाकिस्तान के एयरफोर्स और वहाँ के रडार सिस्टम्स और वहाँ के कंट्रोल सिस्टम्स एंड
कंट्रोल सेंटर्स को किस तरीके से हमने बर्बाद किया, नेस्त नाबूद किया। करीब करीब 30% जो है ना उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, स्पेशली एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ को हमने नेस्त नाबूद कर दिया, और वो भी 90 घंटे के अंदर। तो भारतवर्ष का ये पराक्रम सभी पूरे विश्व में देखा, और ये आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो आपने भारतवर्ष की पूरी टीम जिसमें आपके मेंबर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, वो हैं 140 करोड़ लोग, जिनको आपने मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है, एक कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकालकर, एक गुलामियत की मानसिकता से बाहर लगाकर जिस तरीके से हमारा यूथ आज आगे बढ़ रहा है, वो एक प्रशंसनीय ही कार्य नहीं, ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज भारतवर्ष में आया है। और ये भारतवर्ष आज अपनी पौराणिक जो हमारी एक तरीके से सांस्कारिक और जो हमारी एक सॉफ्ट पावर और सिविलाइजेशन वैल्यू सिस्टम है, उसको साथ साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, उसको साथ में मिलाकर हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उससे भारतवर्ष निश्चित ही सेल्फ रिलायंट नेशन जो है वो 2034 तक बन जाएगा और 2047 तक। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके जन्मदिन के अवसर पर जो 3 दिन के बाद है 17 सितंबर को, मैं उसमें ये अपना एनालिसिस समर्पित करना चाहता हूँ। और अब इसके बाद मैंने एक तीसरी बुक लिखी, वो थी ए विकसित भारत @2047। इसमें मेरा कहना है कि भारतवर्ष में जो 11 साल की जो आर्थिक प्रगति हुई है, जो आपने 2022 में जो अमृत काल की घोषणा करी, ये डेफिनेटली एक अमृत काल है, ये अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटी भारतवर्ष के साथ में, जिसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में आना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रोग्रेस भी कंपाउंडिंग इफेक्ट को रियलाइज करने के लिए इकोनॉमी के अंदर हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग, हमें अपनी सर्विसेज, हमें अपनी एडेप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, हमें अपने इनोवेशन और रिसर्च को उस स्तर पर लेकर जाना है जहां पर हमारी जो जीडीपी है वो अब डबल डिजिट में जो है ना वो हर साल आगे बढ़नी चाहिए, और हमारा यूथ जो अपने वो डीप टेक की स्टार्टअप में ज़्यादा सोचे, हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है। और जो हमारे जितने भी मिशन हैं, चाहे वो भारत का एआई मिशन हो, क्वांटम मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, मर्चेंट नेवी ओशन वेसल्स का मिशन हो, और या डीप एक्सप्लोरेशन का मिशन हो, या स्पेस मिशन हो, जिसमें हम सोच रहे हैं कि एक तरीके से अपनी स्पेस लैब को जो है ना, हम एक स्पेस स्टेशन को 2034-2035 तक कर लें, और फिर मून पर जो है ना अपने हम मेन मिशन को हम 2040 तक भेज सकें। इन सभी चीज़ों में हमें रोज लगातार आगे वृद्धि करनी है। अब अंत में मैं इस एनालिसिस का एक कंक्लूजन करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में सभी चीज़ें इन 11 सालों में प्राप्त हो गई हैं, नहीं। मेरा मानना है कि 10 के स्केल पर आज हम 4-5, शायद 5 को हम क्रॉस कर गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें अभी बची हैं उन चीज़ों को हम आगे और तेज गति से बढ़ा पाएंगे, वो डेफिनेटली आपने ऑलरेडी एड्रेस कर ली हैं। आपने उसमें बजट में जो है ना वो मनी का प्रोविज़न कर दिया है, वो है सबसे बड़ा रिसर्च और इनोवेशन में, क्योंकि हमारा जो बजट आउटले है एज पर परसेंटेज ऑफ, उसके बाद 1.5 लाख करोड़ रुपया उसमें है, और फिर सभी मिशन के अंदर जो पैसा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने जो एक किलिंग और ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है, वो फुट सोल्जर के नंबर में बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, लेकिन पिछले 11 सालों में हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो डबल हो गई हैं, और निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि 2035 तक वो 4 गुना हो जाएंगी। ये विजन मैंने अपनी बुक में भी रखा है कि किस तरीके से जो है ना डिफेंस कैपेबिलिटीज को डेफिनेटली वो 4 गुना बढ़ाना चाहिए 2035 तक। और मैंने अपनी इस तीसरी बुक में ये विकसित भारत, जहां पर मैंने लिखा है लीडर इज शेपिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से भारतवर्ष का मार्गदर्शन करते हुए
और पूरे भारत के डायस्पोरा को जब आप ट्रैवल करते हैं बाहर, जिस तरीके से उनका मार्ग निर्देशन किया है, जिस तरीके से आपने उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया है, आपकी पॉपुलैरिटी भारतवर्ष में ही नहीं, आज जो है ना पूरे विश्व के अंदर जो है ना आपने भारतवासियों का जो एक तरीके से सिर ऊंचा किया है। आज 27 कंट्रीज जिसमें 8 मुस्लिम नेशन है जिन्होंने अपना हाईएस्ट नेशनल जो अवार्ड है वो आपको दिया है। ये शो करता है कि भारतवर्ष ने क्या प्रगति की है और भारतवर्ष के 140 करोड़ ने क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है और उनका नेता किस तरीके से समर्पित होकर आगे वो भारतवर्ष को लेकर बढ़ रहा है। भारतवर्ष ना तो किसी का दुश्मन है, ना भारतवर्ष अपने निगाहों में किसी को नीचा देखता है। भारतवर्ष हर एक देश के साथ में एक ही चीज है, वासुदेव कुटुंबकम। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने ये बिल्कुल साफ साफ किया है कि हमारी जो कूटनीतिक पॉलिसी है, हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें ना हम आंख उठाकर देखेंगे ना आंख नीचे करके देखेंगे, हम आंख में आंख डालकर और एक फ्रेंडशिप, एक वैल्यू सिस्टम से करेंगे। हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है वो बाहर की पॉलिटिक्स से गवर्न नहीं होगी। हमारी जो पॉलिसी है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही गवर्न होने वाली है। और भारतवर्ष में अब कोई भी टेररिज्म ये कि यदि कोई कार्रवाई करेगा, स्पेशली जो पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वार टेररिज्म के थ्रू कराता रहा है, तो वहाँ पे भी हमने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कि पाकिस्तान का टेररिज्म एक्ट भारतवर्ष की सोयल में वहाँ के आईएसआई का, वहाँ की आर्मी का, वहाँ के टेररिस्ट जो आकाश बैठे हुए हैं और वहाँ की गवर्नमेंट को, सभी को एक साथ माना जाएगा। और ऑप संदूर से भी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना वो अब हम प्रहार करेंगे यदि ऐसी कोई इवेंचुअलिटी भारतवर्ष को फेस करनी पड़ती है अब फ्यूचर में। इसी तरीके से हम सभी देशों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, रूस हो तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम अपना क्रूड ऑयल वहाँ से खरीदेंगे, इसमें हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। भारत के किसानों का, भारत के मछुआरों का, भारत में जो दुग्ध पालन करता है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उनका ध्यान रखेंगे। और कोई भी देश हमारे डिसीजन में मध्यस्थता नहीं हमें स्वीकार्य है। ना हमने ऑप सिंदूर को जब होल्ड किया तो उसमें, तो इन सभी चीज़ों का जो आपने एक तरीके से भारतवर्ष की जियो पॉलिटिक्स में जो साख बढ़ाई है, एक जो निर्णायक डिसाइसिव आपने पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारे जियो पॉलिटिक्स को दिया है, आपने जिस तरीके से मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया है, जिस तरीके से आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और आर्थिक व्यवस्था को इतना मजबूत किया है कि हम आज चौथे स्थान पर हैं और फाइनेंशियल ईयर 2006-2027 हम सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर बन जाएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। और ये मेरा मानना है कि भारतवर्ष, जो मैंने अपनी किताब में बिल्कुल क्लियर किया है कि भारतवर्ष निश्चित 2047 तक $38 ट्रिलियन की इकोनॉमी डेफिनेटली बन जाएगा। मैंने सारे जियो पॉलिटिक्स कंसिडरेशन इसमें लिए हैं और अमृतकाल का पीरियड मैंने कैलकुलेशन 2022 से 2047 तक की है। क्यों भारतवर्ष में कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा ये मैंने इसमें लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े जो ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क भारतवर्ष में हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्ग निर्देशन में और एक ग्रैंड विजन के, और जो टीम इंडिया उनके अंडर में काम कर रही है उन्होंने किया है। और जो पूरे हमारे PSUs, जो हमारा गवर्नमेंट तंत्र जो पहले बहुत ही इनइफेक्टिव, अनअकाउंटेबल, इररेस्पॉन्सिबल था, वो अब एक तरीके से कर्मठता की तरफ बढ़ रहा है। किस तरीके से वो कर्मठ पथ पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से हम अपनी विरासत को सजोए कर रहे हैं कि हमारे सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का आगाज किया, सुभाष चंद्र बोस, आज इंडिया गेट के सामने उनकी मूर्ति स्थापित है। किस तरीके से अंडमान पोर्ट ब्लेयर को हम डेवलप कर रहे हैं, किस तरीके से सरदार पटेल की सबसे बड़ी विश्व के अंदर प्रतिमा हम, किस तरीके से चिनाब में हम सबसे बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, किस तरीके से हमने रोड बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने वो हमारे सभी बॉर्डर पे जिस तरीके से स्पेशली लद्दाख और सारा जो है वो नॉर्थ ईस्ट
इन सभी में या उत्तरांचल के फ्रंट पर किस तरीके से या हिमाचल प्रदेश में हमने अपना बॉर्डर रोड नेटवर्क और टनलिंग सिस्टम बनाया है, किस तरीके से भारत माला और रेलवे रोड का जो नेटवर्क, हाईवेज का जो नेटवर्क और गांव में गांव तक का जो रोड नेटवर्क हमने किया है, इन सभी से मुझे बिल्कुल निश्चित ये पता है कि अब कंपाउंडिंग इफेक्ट भारतवर्ष की इकोनॉमी आएगा और भारतवर्ष की इकोनॉमी इस तरीके से बढ़ेगी जैसे जापान की जो है वो करीब 25 से 26 बढ़ी 2070 से 1970 से 1995 तक, और चाइना की बढ़ी 1995 से 2020 तक करीब 16 या 17 गुना उन्होंने बढ़ी। इसी तरीके से 14-15 टाइम जो है ना वो भारतवर्ष की इकोनॉमी 2047 तक आगे बढ़ेगी और हमारी जो एक तरीके से जीडीपी जो होगी, नॉर्मल जीडीपी जो होगी वो करीब $38 ट्रिलियन डेफिनेटली हो जाएगी। और यदि मैं लगाऊं पर कैपिटा में तो पर कैपिटा में करीब ये 4 गुनी है, तो उसी तरीके से परचेज पावर पैरिटी के द्वारा ये उतनी ही इकोनॉमी ज़्यादा हो जाएगी और शायद परचेज पावर कैपिटा में हम यूएस की इकोनॉमी को 2034 तक ही हम क्रॉस कर जाएंगे और हमारी जो पर कैपिटा इनकम वो $25,000 से $30,000 के बीच में होगी। तो ये सभी जो कार्य अकम्प्लिश हुए हैं, अब इसमें आता है एक मास्टर स्ट्रोक। फिर उसमें ये है कि भारतवर्ष में इस इकोनॉमी में जो एक इतनी रोबस्ट फाउंडेशन आपने ले करी है, तो प्रधानमंत्री जी फिर आपने आगे पिछले साल जिस तरीके से मिडिल इनकम ग्रुप को आपने एक सौगात दी, वो सौगात थी इनकम टैक्स की लिमिट को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया और 75,000 उसके ऊपर और हैं, तो 12,75,000 तक आज जो इनकम टैक्स नहीं लग सकता है। ये बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ा रिलीफ मिडिल इनकम ग्रुप को था कि वो आज इकोनॉमी में आकर अपना जो है ना, और उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में है और वो इकोनॉमी के अंदर ही खर्च करेंगे। और हमारा जो जिस तरीके से जीडीपी वो होम डिमांड और कंज्यूमर कंजम्पशन पे डिपेंड करती है 65 to 68%, अब उसकी परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ेगी। हम स्वावलंबी बनेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो इस रिपल इफेक्ट और इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को इकोनॉमी में लाने के लिए इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाना, और अब आपने तो एक तरीके से बोनांजा दिया दिवाली का। डीए की किस्तें बढ़ गई है 1 जुलाई से, और उसके साथ साथ जो जीएसटी में रिफॉर्म्स करके आपने उन 4 स्लैब को जो है ना 2 स्लैब में मेनली लाया है, सिर्फ लग्जरी गुड को कुछ को 40% से ऊपर रखा है। तो ये किसान भाइयों के लिए जो ऑलरेडी सब्सिडी का था या डीबीटी का और मनरेगा की जो है वो हमारे गरीब भाइयों के लिए पीपल एट लास्ट माइल, तो किसानों को ये जीएसटी रिफॉर्म्स और हमारे आम आदमी को जीएसटी रिफॉर्म्स जो है ना वो इतना बड़ा कि ये हमारी जीडीपी में कम से कम जो है ना, मुझे मेरा मानना है 3 से 4% का इफेक्ट जो है ना वो हमारी जीडीपी में आना चाहिए 2 साल के अंतर्गत, और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में आना चाहिए। और जिस तरीके से आपका विजन, जिस तरीके से आपने करीब करीब $20 बिलियन जो है ना वो खर्च कर रहे हैं आप सेमीकंडक्टर मिशन में, डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से 6 और एसएसएन जो हमारी अटैक न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या जुड़ने वाली है, हमारे एसएसबीएन तीसरी इसी साल तक कमी हो जाएगी, और चौथी भी हमारी ज़्यादा टनेज में आके एसएसबीएन भी हो जाएगी। और जो कन्वेंशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की जो कन्वेंशनल सबमरीन है वो जिस तरीके से 6 और बनने जा रही हैं, इन सभी को लेकर हमारे एक सबमरीन फ्लीट जो है वो 2035 तक काफ़ी कंसिडरेबल हो जाएगा और वो न्यूक्लियर पावर से चलना होगा। अब मेरा मानना ये है कि भारत जो है ना, जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कम से कम 65 to 80,000 टन का होना चाहिए, जिसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का ही प्रोविज़न नहीं होके उसमें ड्रोन्स, अनमेन्ड ड्रोन्स, यूकाउज, अंडर वाटर अनमेन्ड सबमर्ज्ड व्हीकल्स,
इन सब का भी उस पर प्रयोग होना चाहिए। और अब ये हाई टाइम है जब हम अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की टनेज को बढ़ा रहे हैं, एसएसएन को 6,000-7,000 टन से हम 12,000-13,000 टन। इसी तरीके से अपनी मिसाइल जो हम SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को जो है ना वो 6,000 और फिर 6,000 से 8,000 या उससे ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से अग्नि 5 की हमने रेंज एयर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को हम बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ जो हम हाइपरसोनिक रीयूजेबल व्हीकल का प्रयोग करने जा रहे हैं, किस तरीके से हम ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बना रहे हैं, किस तरीके से हम ऑलरेडी 40 जो हैं वो तेजस इंडक्ट कर चुके हैं, किस तरीके से हम 87 और मार्क 1 बनाएंगे और 107 जो हैं और MK1 तेजस MK1 और MK2 हम बनाएंगे। और जिस तरीके से हमारा जो कावेरी इंजन है वो एक तरीके से GD जो है ना KD दैट इज कावेरी डेरिवेटिव इंजन्स, किस तरीके से वो युकाओं में यूज होंगे और किस तरीके से फिर उनकी कैपेबिलिटीज़, क्योंकि वो 9 से 8 तरह के जो बने हैं और वो तरह तरह के 15-16 डेरिवेटिव्स में हैं, और वो रशिया के अंदर उनकी टेस्टिंग और ये कंप्लीट हो गई है, वो तो आगे बढ़ ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से 72,000 करोड़ रुपया वो सैफरान के साथ जो है ना हम अपना नेक्स्ट डेवलप करेंगे, टाटा L&T एंड गोदरेज भी वो कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित ही भारतवर्ष अपनी कैपेसिटी जिस तरीके से तेजस को बढ़ाने के लिए आगे करने के लिए, फिर एमका को अब एक लाइन से डबल लाइन HAL ने की, फिर नासिक में तीसरी लाइन उन्होंने की है, तो हम इसको जिस तरीके से अब 4.5 जनरेशन जो है ना वो तेजस मार्क 2 हो जाएगा और 5th जनरेशन हमारा MK हो जाएगा। डेफिनेटली उसमें सारे इंजन जो है ना एमका में वो भारतवर्ष में ही प्रोड्यूस लगे हैं। जी ने भी अपने जो है ना वो इंजन सप्लाई हमारे तेजस मार्क 1 के लिए शुरू कर दी है, तो अभी हमें चौथी लाइन भी डालनी पड़ेगी, जिससे भारतवर्ष जो है वो कम से कम 30 से 40 स्टेट ऑफ आर्ट 4.5 जनरेशन एंड 5 जनरेशन वो तेजस प्लेन को यहीं पर बना सके और एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सके। SSN जो हमारी एक तरीके से न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं उनको जल्दी से जल्दी हम बनाएं। तो इन सभी के साथ में मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हुए, सॉफ्ट पावर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हुए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और सभी टेक्नोलॉजी मिशन में आगे करते हुए, अब बस मेरा सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, एक रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी आपसे कि देखिए इतना पैसा आज हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में, मेरा मानना ये है कि हमने ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ रुपया रिसर्च और इनोवेशन में, तो मेरा मानना ये है कि क्यों ना हम 1,000 लोगों को पूरे विश्व से जो डीप टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व भारतीय हैं उनको उनके पैकेजेस या एक कोई स्कीम की $1 मिलियन टू ईच, और उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था, उनके बच्चों की व्यवस्था अब जो है ना हमें विश्व स्केल पर करनी चाहिए कई स्थानों पर। और फिर मेरा मानना ये है कि जितने भी हमारे GCC हैं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर हैं, उन सबको जो सप्लाई या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एक डेडिकेटेड सप्लाई चाहिए वो हम SMR स्मॉलर मॉडुलर रिएक्टर्स डेडिकेटेड, जिसकी टेक्नोलॉजी को हमने 220 मेगावाट PHWR प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर से हमने कर दिया है। तो उस पर हम पूर्णतः ध्यान दें और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की पावर सप्लाई को बिल्कुल सुदृढ़ करें। जो अंबानी जी सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है ना वो जामनगर में बना रहे हैं, तो वो भी अब एक प्राइवेट तरीके से जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को बनाने के लिए, जिस तरीके से NTPC और लोगों ने जब से न्यूक्लियर पावर का एक विजन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047, उसमें अपना योगदान हिस्सा दें बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं
उनका भी मोटिव होना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, और किस तरीके से हम भारतवर्ष को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, अपने बिजनेस स्केल को ग्लोबल लेवल तक और कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा बढ़ाएं। क्वालिटी मेन कंसिडरेशन में है आगे आगे सरवाइव करने के लिए। एआई के साथ साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी को साथ के साथ बढ़ाना एक हमारा जो है ना प्रथम अब जो है ना हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि अब R&D में डेडिकेटेड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बहुत ही टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी डिवाइस कर रहे हैं, वो भारतवर्ष में आए रहें। और भारतवर्ष में अब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। भारतवर्ष हैज बिकम ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड इन दैट आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो भारतवर्ष को ये सौगात 11 वर्षों में दी है, जो भारतवर्ष के अंदर एक सोई चेतना को जगाया है, जिस तरीके से आपने युवा और सभी को मार्गदर्शित किया है, जिस तरीके से मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है पूरे ग्लोबल भारत डायस्पोरा को, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और फिर से एक बार आपके जन्मदिन 17 सितंबर पर मैं फिर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं बहुत ही हर्ष के साथ और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आयु, आपकी स्वास्थ्य और आपका एनर्जी लेवल इससे भी ज़्यादा इसी तरीके से, जिससे भारतवर्ष का मार्गदर्शन आप और ज़्यादा प्रगति से कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।